रोहन और उसके दोस्त अपनी आगे की पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी कर रहे थे। वीजा और सारे कागजात पूरे होने के बाद उन्होंने सोचा कि देश छोड़ने से पहले क्यों ना दोस्तों के साथ एक आखिरी यादगार रोड ट्रिप की जाए। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने दिल्ली से मसूरी और फिर मसूरी से कानाताल जाने का फैसला किया। दिल्ली से मसूरी करीब 280 किलोमीटर है और वहां से कानाताल लगभग 50 किलोमीटर आगे है। सबको लगा कि इस ट्रिप में बहुत मजा आएगा। रोहन के साथ जाने वाले 4 दोस्त थे, विकास, अमित, कबीर और नीरज। पहले वो कार से जाने वाले थे, लेकिन ट्रिप से 2 दिन पहले उन्होंने एडवेंचर के लिए बाइक्स पर जाने का फैसला किया और यही एडवेंचर उन पर बहुत भारी पड़ने वाला था। सुबह 5 बजे वो अपनी बाइक्स पर दिल्ली से मसूरी के लिए निकल पड़े। पूरा रास्ता हंसी मजाक में कट रहा था। रास्ते में एक जगह वो चाय पीने और फोटो खिंचवाने के लिए रुके। तभी नीरज मजाक में बोला, चलो भाई जल्दी निकलो यहाँ से, रूम पर पहुंचकर पार्टी करेंगे और हाँ, यहाँ जंगल में कोई खास मिल जाए तो उसे भी साथ ले चलेंगे। नीरज बस मजाक कर रहा था, लेकिन अमित ने उसे टोकते हुए कहा, पागल हो गया है क्या? पहाड़ों में ऐसी फालतू बातें नहीं करते, यहाँ की अपनी अलग शक्तियाँ होती हैं। अमित की डांट सुनकर नीरज चुप हो गया। सुबह करीब 9:15 बजे वो मसूरी पहुंच गए। होटल का चेक इन 10 बजे था तो उनके पास 45 मिनट थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मसूरी के सबसे ऊंचे पॉइंट जॉर्ज एवरेस्ट पीक पर घूम आए। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि चारों तरफ बहुत घना कोहरा था। वहां का नजारा देखकर अमित और विकास ने कहा, आज रात हम छुपकर यहीं कैंपिंग करेंगे। होटल लौटकर उन्होंने एक ही बड़ा रूम लिया और एक्स्ट्रा बेड लगवा लिए। दिन भर सफर की थकान के बाद वो सो गए और शाम 7 बजे उठे। उठने पर सबको शरीर में हल्का भारीपन और दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन उन्होंने इसे सफर की थकान समझकर इग्नोर कर दिया। रात का खाना खाने के बाद वो दोबारा सो गए। अगले दिन उन्होंने जमकर साइट सीइंग की, लेकिन बदन दर्द अभी भी था। शाम को होटल लौटने के बाद उनका असली प्लान शुरू हुआ, मसूरी की उसी ऊंची चोटी पर कैंपिंग करने का। दिक्कत ये थी कि रात के समय उस जगह पर जाना सख्त मना था, लेकिन जवानी के जोश में उन्होंने नियम तोड़ने का फैसला किया। वो अपने 3 टेंट लेकर वहां पहुंच गए। ठंड बहुत थी तो उन्होंने अलाव जलाया, खूब मजाक किया और फिर सोने चले गए। रोहन और विकास एक टेंट में थे, अमित और नीरज दूसरे में और कबीर अकेला तीसरे टेंट में था। रोहन बताता है, रात 3:45 बजे मेरी नींद अचानक खुली। मेरे टेंट के बाहर कुछ अजीब सी हलचल हो रही थी। मैंने धीरे से विकास को जगाया। टेंट के कपड़े पर पड़ रही परछाइयों से हमने जो देखा उससे हमारा खून सूख गया। बाहर 3 लोग थे, 2 औरतें और 1 आदमी। वो किसी जिंदा इंसान को जमीन पर लेटाकर उसका मांस नोच नोच कर खा रहे थे। उनके दांतों से हड्डियां चबाने की आवाजें इतनी साफ थी कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। वो बीच बीच में किसी अजीब सी स्थानीय भाषा में गुर्राते और फिर से मांस फाड़ने लगते। विकास डर के मारे चीखने ही वाला था कि रोहन ने उसका मुंह दबा लिया। रोहन ने फोन निकाला पर कोई नेटवर्क नहीं था। रोहन ने बताया कि उन्होंने टेंट के बाहर एक रक्षा धागा बांधा था, शायद उसी ने उनकी जान बचाई थी। वो दोनों सुबह तक उसी दहशत में चुपचाप बैठे रहे। सुबह 6 बजे जब थोड़ी रोशनी हुई तो वो बाहर निकले। बाकी टेंट से अमित और नीरज भी बाहर आ गए। उनके चेहरों पर भी वही खौफ था। तभी विकास ने पूछा, कबीर कहाँ है? कबीर उनके साथ नहीं था। उन्होंने देखा कि कबीर एक चट्टान की तरफ मुंह करके बैठा है और हवा में हाथ हिलाकर किसी से बात कर रहा है। उन्होंने आवाज दी पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। पास जाकर उन्होंने पूछा, तू यहाँ क्या कर रहा है? किससे बातें कर रहा है? अचानक कबीर पलटा और एक खौफनाक आवाज में बोला, तुम लोग यहाँ से क्यों भागे? मेरे दोस्त आए थे, अब कोई नहीं बचेगा। अमित समझदार था, उसने कबीर के पास जाकर उसके कान में अपनी कुल देवी का नाम लिया। हे माता भवानी, अगर तू सच है तो मेरे दोस्त कबीर की रक्षा कर। ये सुनते ही कबीर के मुंह और कानों से खून बहने लगा और वो धड़ाम से गिर पड़ा। वो लोग तुरंत कबीर को लेकर होटल भागे और मैनेजर को सब बताया। मैनेजर कांपते हुए बोला, तुम लोग वहां गए क्यों थे? वो जगह रात होते ही पिशाचनियों और चुड़ैलों का अड्डा बन जाती है। मैनेजर ने तुरंत एक स्थानीय पंडित को बुलाया। पंडित ने कबीर का प्राथमिक इलाज किया और कहा, तुम्हारी कुल देवी ने तुम्हें बचा लिया है।
सबने सोचा कि अब सब ठीक है और वो तुरंत कानाताल के लिए निकल पड़े। कानाताल पहुंचकर उन्होंने एक सनसेट पॉइंट के पास एक पुराना सुनसान सा होटल देखा और वहीं रूम बुक कर लिया। रात का खाना खाकर वो सो गए, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होना था। रात 2 बजे उन सब की आंख एक साथ खुली। उन्होंने पाया कि वो होटल में नहीं बल्कि उसी सनसेट पॉइंट की खाई के किनारे खड़े हैं। तभी एक भारी खुरदुरी आवाज गूंजी, अब कुछ नहीं हो सकता, तू सब मेरे होगा, मेरे साथ रहना होगा। जिंदगी खत्म हो चुकी है तुम्हारी, अब मरना होगा। ये सुनते ही वो सब तितर बितर हो गए। कुछ देर बाद जब रोहन को होश आया, रोहन को एहसास हुआ कि वो अब भी अपने होटल के कमरे में है। ये सब एक भयानक मति भ्रम था। वो होटल के मैनेजर को बुलाने के लिए कमरे से बाहर भागा। तभी होटल का मैनेजर उसके सामने आया। वो मुस्कुराया और बोला, हम सब गलत होटल में आ गए हैं, अब कोई नहीं बचेगा। रोहन डर के मारे होश हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने पाया कि वो पांचों होटल के बाहर एक खाली मैदान में पड़े हैं। उनका सारा सामान बाहर बिखरा था। सबसे भयानक बात, वहां कोई होटल ही नहीं था, वो बस एक खाली जमीन थी। उन्होंने देखा कि उनकी बाइक्स को किसी ने घसीटकर गहरी खाई में फेंक दिया था। रोहन ने रोते हुए देहरादून में रहने वाले अपने एक दोस्त के पिता सुरेश अंकल को फोन किया। सुरेश अंकल तुरंत अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंचे। सुरेश अंकल उन्हें लेकर एक बड़े तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक ने बताया कि रास्ते में जब नीरज ने मजाक किया था तभी उसने उन शक्तियों को न्योता दे दिया था और मसूरी के जंगल से वो बुरी आत्माएं उनके पीछे लग गई थीं। तांत्रिक ने कुछ उपाय करके उन्हें दिल्ली वापस भेजा। दिल्ली जाकर उनके परिवारों ने 1 महीने का लंबा हवन रखा, लेकिन हवन के आखिरी दिन रास्ते में अमित के पिता गाड़ी में सो गए और फिर कभी नहीं उठे। बाद में पता चला कि उसी आत्मा ने उनके सीने पर बैठकर उनका गला घोंट दिया था। रोहन अपनी कुल देवी का परम भक्त था, इसलिए वो बच गया।